नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज की जो अपनी प्रश्न उत्तरी रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर 30। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन यहाँ से आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 40 इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर शेयर करें। और कल सुबह जो दोस्तों यहाँ पे 9 AM पर इंपॉर्टेंट थ्योरी की क्लास रहेगी वो रहने वाली है पुनर्वास। ध्यान रखना है दोस्तों, पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन, यानी चोट लगने के बाद खिलाड़ी वापस किस प्रकार ठीक होता है, यानी थेरेपियों से संबंधित होती है जैसे हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, इनसे संबंधित यानी पुनर्वास कल की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। सीधा सीधा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लास को जरूर शेयर कर दें। एक बार जितने भी अपने सभी भाई अपने ग्रुप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन पर सभी पर एक बार क्लास को शेयर करें। शेयर और लाइक भी जरूर करें दोस्तों। यहाँ पे जितने लोग आप देखते हो उससे ज़्यादा या आप इससे कम ही शेयर और लाइक मिलता है, तो आप क्लास को शेयर और लाइक जरूर किया करो दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी में अपन ने पोषण से संबंधित यानी न्यूट्रिएंट से संबंधित यहाँ पे प्रश्न उत्तरी ली है। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 1। देखिए, प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन A, B, D, K। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है। दोस्तों, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक जल में घुलने वाले और एक होते हैं दोस्तों यहाँ पे वसा यानी फैट में घुलने वाले। तो जल में घुलने वाले होते हैं वो B, C और H विटामिन होते हैं। साथ में वसा में A, D, E, K, ये 4 विटामिन यहाँ पे आपको वसा के अंदर घुलनशील मिलते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन B है वो यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन B। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे फैट यानी वसा में पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा रहेगा। दोस्तों, मैंने बताया था पिछली बार कि यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। अपन ने यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन B, C और H देखा है और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो A, D, E, K होते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो A, D, K यानी उपरोक्त सभी विटामिन है वो यहाँ पे वसा में घुलनशील रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को जरूर शेयर किया करो। आप क्लास को शेयर और लाइक आप ज़्यादातर किया करो दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पे विटामिन A प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे विटामिन A है वो प्रचुर मात्रा में पूछा गया है, वो किस में पाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। केले में, टमाटर, आलू या गाजर। दोस्तों, यहाँ पे विटामिन A और विटामिन A का जो रासायनिक नाम है उसे अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं। रेटिनोल। तो दोस्तों, यहाँ पे विटामिन A प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गाजर। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कैरोट यानी गाजर होती है, गाजर के अंदर यहाँ पे विटामिन A प्रचुर मात्रा में यानी रिच सोर्स है वो विटामिन A का गाजर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों, यहाँ पे शरीर के अंदर है वो ऊर्जा देने के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। दोस्तों, यहाँ पे प्रमुख स्रोत पूछा गया है तो प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो शरीर में ऊर्जा देने का जो प्रमुख स्रोत होता है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा देने के लिए यहाँ पे फास्ट ऊर्जा देता है दोस्तों, यानी प्रमुख स्रोत है। इसके बाद में अपने को ऊर्जा मिलती है वो वसा यानी फैट के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है वो कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नहीं है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा। ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है विटामिन होते हैं दोस्तों ये शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं बल्कि शरीर का संतुलन यानी जो चयापचय क्रिया होती है, जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, पाचन शक्ति से संबंधित, उनमें सहयोग करने का कार्य करते हैं, संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, शरीर में सबसे
तेज़ ऊर्जा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देता है, कुछ समय के लिए कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो कुछ समय के लिए प्रोटीन पर ऊर्जा मिलती है और लास्ट में जाके अपने को यहाँ पे वसा ऊर्जा देती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कौन सा विटामिन है जिसे अपन हार्मोन भी कह सकते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन ए, बी, के या फिर डी। दोस्तों कौन सा विटामिन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन है जिसे अपन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है विटामिन डी, जिसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो विटामिन डी को अपन हार्मोन कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। कल सुबह 9 बजे मैं आपको बता दूं, कल सुबह 9 AM पर जो इंपॉर्टेंट थ्योरी की क्लास रहेगी, रिहेबिलिटेशन, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे पुनर्वास से संबंधित, यानी चोट लगने पर कौन कौन सी उपचार किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे कल इंपॉर्टेंट 9 बजे आप जरूर क्लास में पूछे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात भोजन में कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे 3 दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका भोजन में अनुपात कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का भोजन में अनुपात कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो ऊर्जा देता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कुछ समय के लिए प्रोटीन और लास्ट में जो ऊर्जा देता है वो वसा। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो वसा से ऊर्जा मिलती है सबसे ज़्यादा। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इनका जो अनुपात होता है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4:1:1, यानी अपने को ध्यान रखना है 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम वसा। इस प्रकार एनर्जी देने के लिए ये अपने को यहाँ पे अनुपात के अंदर होते हैं। तो 4:1:1, यानी 1 अणु अगर वसा का होता है तो 1 अणु प्रोटीन और 4 अणु कार्बोहाइड्रेट के भोजन में होते हैं, वो यहाँ पे भोजन में इनका प्रतिशत याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए यहाँ पे कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ए, बी, के या डी। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो रक्त का थक्का जमाने की बात कर रहा है, लेकिन अगर रक्त का थक्का नहीं जमाते हैं तो वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। अगर रक्त का थक्का नहीं जमना है, यानी रक्त को पतला रखना है, तो वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो हीपेरिन, ध्यान रखना है दोस्तों। हीपेरिन प्रोटीन है, वो रक्त को पतला या तरल बनाए रखता है, ध्यान रखना। लेकिन रक्त का थक्का जमाना है तो वो अपने को यहाँ पे विटामिन काम करेगा, विटामिन के, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे विटामिन के, वो यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है शरीर का बॉडी बिल्डर आर किसे कहते हैं। दोस्तों शरीर का जो बॉडी बिल्डर आर है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन या प्रोटीन। शरीर का बॉडी बिल्डर, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे बॉडी बिल्डर आर है वो कौन सा रहेगा दोस्तों, कौन सा डाइट रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन होता है, ये शरीर का बॉडी बिल्डअप आहार कहलाता है। साथ ही में ये खनिज की मरम्मत करने का, जो टूट फूट होती है उनसे संबंधित भी अपने को यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व किस में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व है वो किस में पाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो संतुलित भोजन के 5 अवयव होते हैं संतुलित भोजन के, उनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ध्यान रखना है, ये संतुलित भोजन के अवयव होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन तत्व होता है वो किस में पाया जाता है, तो प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन होता है, उसके अंदर यहाँ पे अपने को नाइट्रोजन मिलता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा गया प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक करने में कमी है, जितने लोग देखते हैं उससे भी कम लोग क्लास को लाइक और शेयर करते हैं, तो क्लास को शेयर और लाइक आप जरूर करते रहिए दोस्तों। आपको प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है हड्डियों का कमज़ोर होना कौन सा रोग होता है। दोस्तों हड्डियाँ अगर कमज़ोर हो जाती है तो वो कौन सा रोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वेरी रिकेट्स, रतौंधी या स्कर्वी।
दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए की कमी से वो रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। लेकिन यहाँ पे रिकेट्स है, ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिकेट्स। और ये विटामिन किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो हड्डियों का कमज़ोर होना रिकेट्स होता है, जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वसा का पाचन कौन से अंग में होता है। दोस्तों जो फैट होती है उसका पाचन है शरीर के कौन से अंग में होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय या फिर यकृत। दोस्तों वसा होती है, इसका पाचन किस में होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पाचन दोस्तों यहाँ पे मुख से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद में वो मुख के बाद के अंदर आमाशय में जाता है, फिर आमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटे आंत के बाद में फिर बड़ी आंत और लास्ट में गुदा द्वार तक वो चला जाता है। तो वसा का पाचन है वो किस में होता है, प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत। ध्यान रखना है दोस्तों, छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन, और लगभग मैं आपको बता दूं दोस्तों 90% जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है दोस्तों। यहाँ पे सॉरी, छोटी आंत रहेगा दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका छोटी आंत। यहाँ पे बड़ी आंत पे लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे वसा का पाचन होता है वो छोटी आंत पे रहेगा, और लगभग 90% भोजन का पाचन है वो ही छोटी आंत के अंदर ही होता है। और दोस्तों छोटी आंत की लंबाई भी पूछी जाए तो छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर या फिर 6 मीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 देगा दोस्तों, शरीर को कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर है इसको कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 10, 11, 12 या फिर 13। प्रश्न नंबर 13 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर को जो विटामिनों की आवश्यकता होती है वो 13 विटामिनों की आवश्यकता शरीर को होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार की होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 14 से आंसर रहेगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है जिसे अपन डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, 3 प्रकार की यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है ऊर्जा को, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है। यानी शरीर को अगर तुरंत यानी रिच एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, फास्ट ऊर्जा देता है, वो कौन सा यहाँ पे तत्व होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। मैंने बताया था दोस्तों आपको शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है। साथ ही में अगर इसके इसी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे अगर ग्लूकोज हो, ग्लूकोज फिर अगर पूछा जाए तो इसका आंसर ग्लूकोज निकल के आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अगर देखें अपन तो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का कार्य है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। यानी इन तत्वों में से सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन है, इस प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कल की प्रश्न उत्तरी में भी अपन ने प्रश्न को सिलेक्ट किया था, तो क्वाशियोरकोर, मरेस्मस, उपरोक्त दोनों या फिर ओस्टियोमलेशिया। दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर ये छोटे बच्चों में रोग होता है, ध्यान रखना है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें, जो मरेस्मस होता है ये बड़े लोग होते हैं, एडल्ट पुरुष होते हैं उनमें होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त दोनों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो क्वाशियोरकोर और मरासमस है ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे, और क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों। अगर क्लास पसंद आती है तो शेयर आप जरूर किया करो। प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों, वो रहने वाला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, रेटिनोल या थायमिन। दोस्तों यहाँ पे अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो विटामिन बी है उसे अपन थायमिन के नाम से जानते हैं। टोकोफेरोल, विटामिन कैल्सीफेरोल विटामिन डी को बोलते हैं, और विटामिन ई होता है उसे अपन टोकोफेरोल को नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 से आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है रेटिनोल। ध्यान रखना है दोस्तों,
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम है वसा है, उसमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट, इनमें सब में अलग अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे वसा के बारे में पूछा गया है, तो 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 9.1 किलो कैलोरी। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वसा की बात पूछी जाए तो 9.1 कैलोरी ध्यान रखना है, वो अपने को यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, भोजन की ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है। दोस्तों जो भोजन की ऊर्जा होती है शरीर के अंदर, इसका मापन है, मेजरमेंट है, वो किस में किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। किलोग्राम में, किलो कैलोरी, ग्राम, सेंटीमीटर। दोस्तों जैसे 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो अपन ने देख लिया है, 9.1 कैलोरी या किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो जो इसका मेजरमेंट किया जा रहा है वो किस में किया जा रहा है दोस्तों, तो वो भोजन की ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी में किया जा रहा है। सही से ध्यान रखना है, किलो कैलोरी ये इसका मापन होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूछी गई है, उसमें कितनी ऊर्जा अपने को यहाँ पे प्राप्त होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 9.1, 41, 4.1 या फिर 10 कैलोरी। दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में पूछी गई है जो शरीर को सबसे पहले यानी तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, तुरंत ऊर्जा अपने को यहाँ पे मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है वो यहाँ पे 4.1, ध्यान रखना है दोस्तों 4.1 कैलोरी, यहाँ पे 4.1 कैलोरी मिलेगी आपको। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सूक्ष्म पौष्टिक आहार कौन से होते हैं। दोस्तों यहाँ पे सूक्ष्म यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। सूक्ष्म पौष्टिक आहार, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण या प्रोटीन। दोस्तों सूक्ष्म पौष्टिक आहार जिसे अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वो कौन से होते हैं। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है खनिज लवण, यानी जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं वो सूक्ष्म पौष्टिक आहार होते हैं। मिनरल्स होते हैं दोस्तों वो यहाँ पे सूक्ष्म पौष्टिक आहार होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, आरबीसी का निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों आरबीसी होती है जिसे अपन रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, उसके निर्माण के लिए कौन सा तत्व यहाँ पे उपयोगी होता है या आवश्यक होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट या आयरन। दोस्तों निर्माण के लिए पूछा गया है, आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कोबाल्ट। ध्यान रखना है दोस्तों कोबाल्ट धातु होती है वो आरबीसी के निर्माण के लिए उपयोगी होती है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोबाल्ट धातु। और आरबीसी के अंदर अपने को जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके अंदर अपने को लोहा भी मिलता है, साथ में मैग्नीज भी मिलता है, लेकिन निर्माण पूछा जाए तो उस समय इसमें कोबाल्ट धातु की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है वो भी आपको बताना है। तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 ध्यान रखना है साइनोकोबालामिन के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, कौन से विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन C, E, विटामिन B5 या विटामिन B2। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23, लेकिन इसका ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे विटामिन B3 ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन B3 जिसे अपन नियासिन के नाम से जानते हैं, नियासिन, इससे यहाँ पे प्लेगरा रोग होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन करेक्शन कर लेना है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन B3 ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऑप्शन करेक्शन करना है, विटामिन B3 से प्लेगरा रोग होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रोटीन के बहुलक को क्या कहते हैं। दोस्तों जो प्रोटीन होता है इसके प्रोटीन के बहुलक होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है।
दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बहुलक होते हैं ये क्या होते हैं, तो बहुलक होता है किसी भी चीज़ के छोटे रूप। ध्यान रखना है, छोटे रूप को अपन बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटीन के बहुलक पूछा गया है, प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है। प्रोटीन के बहुलक को अपन अमीनो एसिड कहते हैं। यानी प्रोटीन को अगर तोड़ा जाए तो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, छोटे रूप में तोड़ते हैं, तो वो अमीनो एसिड के रूप में शरीर में कार्य करेगा। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमीनो एसिड। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों। और क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर शेयर करें। क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। एक बार कल सुबह ध्यान रखना है दोस्तों 9 बजे 9 AM पर जो क्लास रहेगी थ्योरी की वो रहने वाली है पुनर्वास। ध्यान रखना है दोस्तों, पुनर्वास यानी चोटों से लगने के बाद वापस खिलाड़ी तैयार होने में जैसे थेरेपी काम आती है, हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, ये क्लास कल रहेगी आपकी। तो पुनर्वास जिसे अपन रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं, तो कल सुबह 9 बजे जरूर क्लास में जुड़ी। प्रश्न नंबर यहाँ पे रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 25 देखे दोस्तों। प्रति किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे प्रति किलोग्राम यानी 1 किलो वजन के अकॉर्डिंग अपने को कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। 5 ग्राम, 15, 20 या 30 ग्राम प्रति किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है 15 ग्राम प्रति किलोग्राम। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 kg है तो प्रति किलोग्राम 15 के हिसाब से अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तो वो 750 ग्राम, ध्यान रखना है 750 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर यहाँ पे 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। पोटेशियम की कमी किसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। दोस्तों अगर शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो वो किसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। मस्तिष्क की, हृदय की, तंत्रिका की या पाचन तंत्र की। ध्यान रखना है दोस्तों, पोटेशियम अगर शरीर में कमी हो जाती है तो वो कौन सा कार्य क्रियाशीलता प्रभावित होगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 26 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे पोटेशियम की कमी से हार्ट यानी हृदय की कार्य क्षमता में एक बाधा आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। साथ ही में दोस्तों पोटेशियम की कमी से मस्तिष्क यानी ध्यान रखना है जो ब्रेन होता है उससे संबंधित भी अपने को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। नहीं अगर फर्स्ट बार पूछा जाए तो हृदय समय इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, कैल्सिफेरॉल या टोकोफेरॉल। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं विटामिन E जिसे अपन टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सिफेरॉल विटामिन D को नाम से जानते हैं, और फोलिक एसिड विटामिन B9। ध्यान रखना है दोस्तों विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी साइनोकोबालामिन है उसे अपन विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कोबाल्ट धातु है वो विटामिन B12 के अंदर पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में कौन से यौगिक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर कौन से यौगिक होते हैं, कौन से तत्व इसमें होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें तो कौन से यौगिक रहेंगे कार्बोहाइड्रेट में, और इनका अगर अनुपात देखा जाए तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है यानी उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है दोस्तों मैं आपको बता दूं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर होते हैं और इसका अनुपात होता है C6H12O6, या अगर इसको शॉर्ट रूप में देखा जाए CHO का तो 1:1। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हो गई और साथ ही में वसा, इसके अंदर भी ध्यान रखना है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के अंदर दोस्तों मैंने बताया था आपको नाइट्रोजन काम करता है, उसमें नाइट्रोजन काम करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है वो किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना। विटामिन AKED एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है। दोस्तों इसे एंटी स्टेरिलिटी या एंटी फर्टिलिटी के नाम से भी जानते हैं। फर्टिलिटी
फर्टिलिटी या फिर इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम रासायनिक नाम टोकोफेरोल रहेगा दोस्तों। यानी इसकी कमी से स्त्रियों में बांझपन की समस्या आ जाती है। बांझपन की समस्या वो एंटी स्टेरिलिटी या एंटी फर्टिलिटी विटामिन की कमी से रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा विटामिन है जो आसानी से नष्ट या खत्म हो जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन डी, के, ए या फिर विटामिन सी। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है विटामिन सी है वो आसानी से नष्ट हो जाता है, क्योंकि अगर विटामिन सी को अपन गर्म करते हैं तो वो आसानी से नष्ट हो जाता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाएगा। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को जरूर शेयर करिए एक बार दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वह पोषक तत्व जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कौन सा पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन के साथ अगर मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन यानी HB हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। अन्यथा जो रक्त होता है वो पारदर्शी होता है, यानी बिल्कुल आसानी से उसमें देख सकते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण वो लाल लाल दिखाई देने लगता है। तो कौन सा पोषक तत्व है जिसमें अगर अब प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन बनता है? प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आयरन। ध्यान रखना है जो लोहा तत्व है, अगर लोहा तत्व अपने को यहाँ पे प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो वो हीमोग्लोबिन बन जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर के लिए फ्यूल फूड कौन सा होता है? दोस्तों मानव शरीर है, इसमें फ्यूल फूड ध्यान रखना है दोस्तों, फ्यूल फूड कौन सा होता है, यानी वो ऊर्जा देने के लिए कौन सा कार्य करता है। फ्यूल यानी ईंधन होता है, फ्यूल फूड वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो फ्यूल फूड कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फल, मांस। दोस्तों यहाँ पे फ्यूल का अर्थ अपने को सीधा समझ में आ रहा है, वो ईंधन होता है। तो ईंधन यानी ऊर्जा देने के लिए शरीर में कौन कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा सही आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 32, कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो शरीर में फ्यूल फूड का रूप कार्य करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, केरोटिन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? दोस्तों यहाँ पे केरोटिन पिगमेंट है, इससे कौन से विटामिन का निर्माण होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन बी, सी, ए या डी। केरोटिन पिगमेंट, दोस्तों यहाँ पे केरोटिन पिगमेंट है। केरोटिन से कौन कौन सी चीज़ बनी हुई होती है? तो दोस्तों जो नाखून होते हैं, नाखूनों में केरोटिन, और जो बाल होते हैं इनमें भी केरोटिन पाया जाता है। वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नाखून और जो बाल होते हैं उनमें केरोटिन पाया जाता है, लेकिन केरोटिन पिगमेंट से कौन से विटामिन का निर्माण होता है? प्रश्न नंबर 33 सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए। ध्यान रखना दोस्तों, जो विटामिन ए है इसमें इसका निर्माण होता है वो केरोटिन पिगमेंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रक्त में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? दोस्तों जो ब्लड होता है इसके अंदर जो शर्करा या ग्लूकोज पाया जाता है वो कौन सा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ब्लड शुगर ध्यान रखना है दोस्तों, अपने यहाँ पे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ब्लड शुगर के नाम से अपन इसे जानते हैं, तो वो कौन सा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रक्त में जो पाई जाने वाली शर्करा होती है वो कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुक्रोज होती है, उसे अपन ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 रहेगा यहाँ पे कौन सा विटामिन शरीर की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है? यानी कौन सा विटामिन है अगर शरीर में टूट फूट हो जाती है उसकी रिपेयर या मरम्मत के लिए सहायक होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन बी, सी, ए या फिर डी। चलो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो शरीर की टूट फूट और रिपेयर का काम करता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है विटामिन सी। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी होता है वो शरीर के अंदर रिपेयर या टूट फूट का कार्य या मरम्मत का कार्य करता है, जिसे अपन स्कर्वी के नाम से जानते हैं। स्कर्वी के रूप में इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 36,
प्रश्न नंबर 36 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा विटामिन हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता है, यानी शरीर के अंदर एकत्रित नहीं होता है, कौन सा विटामिन है, इसका संग्रहण नहीं होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन बी, सी, ए या फिर डी। यानी दोस्तों एकत्रित नहीं होता, उसका संग्रहण नहीं होता है, यानी शरीर में वो बनता तो है लेकिन एकत्रित नहीं होता है, तो वो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे विटामिन सी होता है, वो शरीर के अंदर एकत्रित यानी जमा नहीं होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण ही शरीर के अंदर नहीं होता है, यानी बाहर से होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी एक विटामिन है जिसका एकत्र शरीर में नहीं होता है, अगर एकत्रीकरण पूछ ले, एकत्रीकरण, तो वो अपने को यहाँ पे विटामिन सी रहेगा, जिसका शरीर में एकत्रीकरण नहीं होता। और एक विटामिन है जो शरीर में उसका निर्माण नहीं होता है, तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है विटामिन डी। विटामिन डी है, इसका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है, क्योंकि ये बाहर से ऑब्जर्व करना पड़ता है, जैसे सूर्य की किरणों से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, नेचुरल विटामिन किसे कहते हैं दोस्तों, पे नेचुरल विटामिन है वो किसे कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन बी, ए, डी या ई। नेचुरल विटामिन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 आराम से आपने दिमाग भी लगा लिया होगा। नेचुरल विटामिन है वो विटामिन डी को कहते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य होता है, इस सूर्य से अपने को यहाँ पे, सूर्य की किरणों से अपने को यहाँ पे विटामिन डी मिलता है, तो ये नेचुरल विटामिन रहेगा दोस्तों, जिसे अपन कैल्सीफेरोल, ध्यान रखना है, कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। और विटामिन डी के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं, तो कैल्सीफेरोल है ये स्पेशल विटामिन D3, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे विटामिन D3 को कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन D1, D2 इस प्रकार बने होते हैं, तो कैल्सीफेरोल अगर पूछा जाए तो वो विटामिन D3 का नाम रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर, और आज की प्रश्न उत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 39 देखे दोस्तों। और क्लास कैसी लग रही है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार शेयर करें। और कल सुबह 9 AM पर, ध्यान रखना दोस्तों, कल सुबह 9 AM पर थ्योरी की क्लास रहेगी, वो रहने वाली है पुनर्वास, जिसे अपन रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, सुबह 9 बजे आप क्लास में जरूर जुड़े दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 देखिए, ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं। ग्रोथ यानी वृद्धि का विटामिन कौन सा होता है, यानी शरीर को वृद्धि प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है ग्रोथ विटामिन, तो विटामिन बी, सी, ए या फिर के। प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है विटामिन ए होता है, उसे अपन ग्रोथ विटामिन के नाम से जानते हैं, वृद्धि विटामिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आज की प्रश्न उत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण किस आहार को संपूर्ण आहार कहते हैं, यानी कौन सा आहार है, भोजन है, जिसे अपन कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अनाज, दूध, मांस या मक्खन। कंप्लीट फूड, यानी कंप्लीट फूड होता है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है जो कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं, वो अपन दूध को जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों, मिल्क या दूध कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं, क्योंकि सभी पोषक तत्व सिवाय विटामिन सी को छोड़कर अगर देखें तो कंप्लीट फूड दूध कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर अपन ने 40 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितने स्कोर आप कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर एक बार शेयर और लाइक करें। और कल सुबह दोस्तों मैं बताता हूँ 9 AM पर आप थ्योरी की क्लास में जरूर जुड़े। कल इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी पुनर्वास रिहेबिलिटेशन से। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।